गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टॉपिक ले रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति संबंधी हर्ट्ज का प्रयोग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति संबंधी जो प्रयोग देने वाले वैज्ञानिक हैं वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक हैं हर्ट्ज, जिन्होंने मैक्सवेल के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। क्योंकि मैक्सवेल ने सिद्धांत तो दिया लेकिन वे इसको प्रायोगिक आधार पर सिद्ध नहीं कर पाए, तो इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हर्ट्ज ने प्रयोग किया और चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति की। तो हर्ट्ज का प्रयोग से पहले हम मैक्सवेल के अनुसार जो उन्होंने कहा था उसको समझ लेते हैं। दोलित्र आवेश यानी कि दोलन करने वाला आवेश, इस प्रकार से आवेश क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। तो दोलित जो आवेश होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, दोलित आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं, इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो दोलित आवेश की आवृत्ति के बराबर होती है। तो मैक्सवेल ने सिद्धांत तो दे दिया लेकिन वह इसका प्रायोगिक आधार पर इसको सिद्ध नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा दोलित आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति दोलित आवेश की आवृत्ति के बराबर होती है। मैक्सवेल ने यह सिद्धांत तो प्रस्तुत किया परंतु प्रायोगिक आधार पर वे इसे सिद्ध नहीं कर पाए। बाद में हर्ट्ज ने इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। ठीक, अब देखते हैं हर्ट्ज का प्रयोग। सर्वप्रथम इसकी रचना देखते हैं चित्र की। तो उन्होंने एक प्रेरण कुंडली ली जिसके साथ S1 S2 दो धातु के गोले जोड़ दिए। ठीक है, और इन गोलों के साथ S1 S2 के साथ एक एक चालक प्लेट जोड़ दी। प्रेरण कुंडली में परिवर्ती धारा ने प्रभावित की। यहाँ पर सामने एक कुंडली उन्होंने रखी जिस पर दो गोले D1 D2 थे और उन्होंने इस कुंडली पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्राप्त की। ठीक है, तो ये इसकी रचना हो गई है। इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से। इसमें एक प्रेरण कुंडली ली, प्रेरण कुंडली के साथ धातु के गोले S1 S2 से जोड़ा जाता है तथा इन गोलों के साथ चालक प्लेटें जोड़ दी जाती हैं। प्रेरण कुंडली पर परिवर्ती धारा प्रभावित की जाती है। अब इसका जो है जो कार्यविधि है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो इसकी कार्यविधि है। यहाँ से हम देखिए प्रेरण कुंडली लगी हुई है। प्रेरण कुंडली पे परिवर्ती धारा जो है प्रवाहित की जाती है। जो इस प्रेरण कुंडली के साथ गोले लगे हुए हैं S1 S2, कुछ समय के पश्चात ये आवेशित होने लगते हैं और आवेशित होने के कारण इन गोलों का जो है आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, इन पर आवेश संचित होने लगता है, जमा होने लगता है और इनका आकार जो है बढ़ने लगता है। अब देखिए ये गोले चालक प्लेटों के साथ जोड़े गए हैं। ठीक है ना, ये चालक प्लेटें जो आवेश यहाँ पर बढ़ रहा है इसको और बढ़ा देते हैं। गोलों पर जो आवेश है इसको और अधिक बढ़ा देते हैं।
और ये गोले आपके पास एक संधारित्र की तरह व्यवहार करते हैं। हमने आपको संधारित्र बताया था जिस पे हम आवेश को संचित कर सकते हैं, जिस पर आवेश संचित रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये गोले जो है एक संधारित्र की तरह करते हैं और इस पर आवेश जो है संचित हो जाता है। ठीक है। संधारित्र हम जानते हैं कि एक ऐसा उपकरण होता है ये जिस पर हम आवेश तो संचित करते हैं, लेकिन उसकी क्या होती है, एक धारिता होती है। आवेश को संचित रखने की एक धारिता होती है। अगर हमने उससे अधिक आवेश उसको दे दिया तो फट जाएगा। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमने इसको आवेश दिया, इनका आकार बढ़ने लगा, इन पर आवेश जो है संचित होने लगा। गोले S1 S2 जो आपके पास हैं ये बहुत अधिक जो है आवेशित हो जाते हैं, इन पर बहुत अधिक आवेश जो है संचित हो जाता है। तो इनके जो मध्य जो स्थान है, इन दोनों गोलों के मध्य जो स्थान है, यहां पर उच्च बोलता उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर S1 और S2 के जो बीच की दूरी है बहुत ही कम है, तो इनके बीच जो वायु होती है वो आयनित हो जाती है, वो आयन में बदल जाती है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अलग निकल जाते हैं और वो आयन बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वायु होती है वो आयनित हो जाती है। और S1 और S2 जो आपके पास गोले हैं, इनके बीच में चिंगारी के रूप उत्पन्न हो जाती है। जब जो ये आयनित होती है यहाँ पर, तो आयन जो होते हैं वो चिंगारी के रूप में जो है जाने लगते हैं। ठीक है। और आवेश जो आवेश यहाँ पर है वो आवेश क्या करता है, दोलन करने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब आवेश दोलन करेगा तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र, जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, उसके कारण यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। जो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 5 मीटर होती है। लगभग जो है 5 मीटर की तरंगदैर्घ्य यहाँ पर उत्पन्न होती है। जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होने लगी है, उनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 5 मीटर के लगभग होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की। तो हम इसकी कार्यविधि लिख लेते हैं। जब प्रेरण कुंडली को परिवर्ती धारा दी जाती है तो कुछ समय पश्चात गोले S1 व S2 आवेशित होने लगते हैं और इनका आकार बढ़ने लगता है। चूंकि S1 S2 चालक प्लेटों के साथ जुड़े हैं, अतः S1 S2 का आवेश और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार गोले S1 व S2 एक संधारित्र की तरह व्यवहार करने लगता है। चूंकि हम जानते हैं कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिस पर आवेश संचित किया जाता है, लेकिन आवेश संचित करने की इनकी एक सीमा होती है, एक धारिता होती है। जब गोले S1 और S2 पर बहुत अधिक आवेश संचित हो जाता है तो इनके मध्य उच्च बोलता उत्पन्न हो जाती है। तो इनके मध्य जो आपके पास गोले हैं,
इनके मध्य जो उच्च बोलता उत्पन्न हो जाती है। चूँकि S1 व S2 के बीच की दूरी कम होने के कारण इनके बीच की वायु आयनित हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो बीच की जो दूरी है बहुत कम है, अतः इसके बीच में जो वायु होती है वो आयनित हो जाती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और आयन अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसमें से अलग निकल जाते हैं, तो आयनित हो जाएगी। इस प्रकार आवेश S1 से S2 के बीच चिनगारी के रूप में जाने लगेगा, और जो आवेश होता है वो S1 से S2 के बीच चिनगारी के रूप में जाने लगता है और आवेश दोलन करने लगेगा। और इस प्रकार से समझता है कि आवेश जो है दोलन करने लगता है, और इस कारण परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। कुंडली D1 और D2 के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो उत्पन्न होती हैं या हुई हैं, उनकी तरंगदैर्घ्य 5 मीटर थी। जो यहाँ पर जो है वैज्ञानिक हटर्स ने प्रयोग किया, उनके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत चुंबकीय जो तरंगें थी, उनकी तरंगदैर्घ्य कितनी थी, 5 मीटर के बराबर थी।